हाय everybody, दिस इज योर टीचर शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। और रात के बज रहे हैं 12 और मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा दिया जाए। तो तुम्हारी टीचर रात के 12 बजे तुम्हारे लिए क्लास रिकॉर्ड कर सकती है। तो तुम उसका लेक्चर देखने के बाद एक कमेंट ड्रॉप करके ये बता सकते हो कि लेक्चर कैसा लगा। और वो बहुत सोने बच्चे हैं ना, जो नोने नोने बच्चे हैं, वो प्लीज चैनल को जरा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ फ्री में मैं पढ़ाती हूँ। क्लास 10 की एसएसटी भी, क्लास 10 की बायोलॉजी भी, बहुत सारी स्टडी स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशन, ऑल ऑफ इट, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट चैप्टर में सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट को समझने के लिए ना पहले एक और शब्द का समझ आना बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा, ग्रोथ का क्या मतलब होता है? जब एक बच्चे की हाइट बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं कि उसकी ग्रोथ हो गई है। जब किसी का पैसा बढ़ जाता है तो हम बोल देते हैं ग्रोथ हो गई है, राइट। तो ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ोतरी। जब ग्रोथ के आगे मैंने इकोनॉमिक वर्ड लगा रखा है तो उसका मतलब है पैसे की बढ़ोतरी। मतलब कि अगर एक फैमिली 10,000 रुपए कमा रही थी और वो अगले महीने से 20,000 कमाने लग गई, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, राइट। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि किसी फैमिली का, किसी इंडिविजुअल का, किसी स्टेट का, किसी सिटी का या फिर पूरे देश का पैसा जो है बढ़ रहा है ना, उसका मुनाफा जो है बढ़ रहा है। लेकिन जब हम वर्ड यूज करते हैं डेवलपमेंट, वो भी हमारी क्लास 10 इकोनॉमिक्स लेवल पे जब हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है बच्चा। उसका मतलब सिर्फ पैसे बढ़ने से नहीं है। उसका मतलब है कि पैसे के साथ साथ लोगों की सोशल स्टैंडिंग भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। मतलब कि डेवलपमेंट वर्ड में ओवरऑल ग्रोथ आ जाती है। क्या हो जाता है? ओवरऑल ग्रोथ आ जाती है। चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी सोशल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हर तरीके की ग्रोथ को मिला के जो फिनोमेना बनता है उसे आप बोलते हो डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट एक ऐसा ट्रिकी सा शब्द है ना बच्चा, जिसकी हर इकोनॉमिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देता हुआ आया है या देती हुई आई है। देखो, साइंस में डेफिनेशन देना बहुत इजी पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है ना कोई, तो वैसे ही मिलती जुलती हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी दी होगी। लेकिन जब हम एसएसटी में आते हैं, सोशल साइंस में आते हैं, तो चीजों की डेफिनेशन डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेंस से उसे देख रहे हो, डेफिनेशन बहुत बदलती रहती है। तो इसीलिए इस चैप्टर में डेवलपमेंट की डेफिनेशन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है डेवलपमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे मैं एक इकोनॉमिस्ट से जो सबसे फेमस डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो क्या है? डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज दैट अलाउज पीपल टू अचीव देयर ह्यूमन पोटेंशियल। मतलब अगर तुम सोसाइटी में ऐसा कोई बदलाव कर रहे हो जिससे सोसाइटी में रहने वाले इंसान अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर पा रहे हैं, तो उसे तुम डेवलपमेंट बोल दोगे। फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हो मतलब कि पैसा भी अच्छा कमा रहे होंगे, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा होगा, मतलब कि उन्हें इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी नहीं झेलना पड़ रहा होगा, राइट। तो हो गई ना यही डेफिनेशन। तो कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है पैसे की बढ़ोतरी, और डेवलपमेंट का मतलब होता है हर तरीके की बढ़ोतरी, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल है, राइट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट किस किस तरीके से डिस्कस हो सकता है। भाई, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट को कैसे देखता है, या यूएनडीपी किस तरीके से देखता है, ये सारी चीजें तुम इसमें कवर करोगे। नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया भी इसी में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं। तो जो पहला टॉपिक है ना डेवलपमेंट का, उससे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाता है कि इलैबोरेट करो कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, इसका क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट पीपल हैव समटाइम्स डेवलपमेंट गोल कैन बी कंफ्लिक्टिंग, इसका क्या मतलब है। तो ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इससे पहले कि हम इसके आंसर का रट्टा लगाने की कोशिश करें, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा डेवलपमेंट का आइडिया क्लास 10 लेवल पे मैं तुमसे पूछूं, तो तुम्हारा क्या होगा कि भैया हमारे अच्छे नंबर आ जाए, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें जो गिफ्ट बोला हुआ है कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे, मिलेगा, वो हमें मिल जाए, राइट। यही तुम्हारे डेवलपमेंट का आइडिया होगा। मैं अगर एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ ऑनलाइन टीचर बनके, मेरा डेवलपमेंट का आइडिया क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचू, है ना, मेरा चैनल और अच्छा करे, और ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए, और ज्यादा व्यूज आए, ये मेरा डेवलपमेंट का आइडिया। सो कैन आई से कि एक इंसान का डेवलपमेंट का आइडिया दूसरे इंसान के डेवलपमेंट के आइडिया से डिफरेंट हो सकता है। आपका डेवलपमेंट का आइडिया मेरे डेवलपमेंट के आइडिया से डिफरेंट है, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। सो बच्चा, बिकॉज डिफरेंट पीपल have different situation
डिफरेंट सिचुएशंस, इसीलिए अलग अलग लोगों का आइडिया डेवलपमेंट का अलग अलग होता है। तो डेवलपमेंट का आइडिया किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशन पे। आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, आपकी सोशल सिचुएशन क्या है, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन क्या है ना। आज से 200 साल पहले दुनिया की औरतें क्या बोल रही थी? दुनिया की औरतों का डेवलपमेंट का आइडिया क्या था कि भैया हमें भी वोटिंग का हक दे दो। क्यों? क्योंकि उनकी उस जमाने की सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें वोटिंग तक का राइट नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, क्योंकि डेवलपमेंट के गोल लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। और एक फैमिली में रहने वाले 5 लोगों की भी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, राइट। इसीलिए अलग अलग लोगों का अलग डेवलपमेंट का आइडिया होता है। इसी बात को और इलैबोरेट करने के लिए एनसीईआरटी यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गांव में काम करने वाले एक लेबर हो, गांव में आपको खेती करनी आती है, लेकिन आपके पास खुद के पास कोई लैंड नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा कि भैया मुझे किसी और के खेत में काम करने को मिल जाए और उसकी अच्छी तनख्वाह मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा दिन मुझे काम मिल जाए और उसकी अच्छी तनख्वाह मिल जाए, है ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पंजाब के फार्मर हो, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब अमीर फार्मर हो, खूब बड़े बड़े खेत है, खूब सारी क्रॉप्स है आपके पास, राइट। तो आपका क्या होगा डेवलपमेंट का आइडिया कि भैया मेरी क्रॉप्स के जो बेस्ट दाम हो सकते हैं ना, मुझे वो बेस्ट दाम मिल जाए ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, राइट। दैट वुड बी योर डेवलपमेंट का आइडिया। नाउ अगर आप एक शहर में रहने वाले अनएम्प्लॉयड यूथ हो, तो आप क्या चाहोगे? एक तो शहर में रह रहे हो, खर्चा बहुत है, अनएम्प्लॉयड हो मतलब कि आपके पास जॉब नहीं है, तो आप चाहोगे कि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी हो, स्टेबल जॉब हो, राइट। अगर आप एक अमीर फैमिली की लड़की हो, अब आपको अमीर फैमिली की लड़की हो, गाड़ी है, ड्राइवर है, घर में खाना अच्छा है, कपड़े बहुत है, हैंडबैग्स वगैरह सब है आपके पास, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है। घर के बेटे को ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है, आपको कम फ्रीडम दी जा रही है। तो आपका डेवलपमेंट का आइडिया होगा वहां पे कि यार मेरे को भी उतनी फ्रीडम मिले जितने बाकी घर के लड़कों को मिल रही है। लेकिन अगर नर्मदा वैली में रहने वाले एक आदिवासी हो बच्चा, तो नर्मदा वैली पे क्या हुआ था? वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में भी तुम पढ़ते हो, नर्मदा वैली में सरदार सरोवर डैम बना था जी। सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके घर से निकाल दिया था, जंगल काट दिए थे और वहां पे डैम बनाया था, ये कह के कि इस डैम से आसपास के गांवों का और आसपास के शहरों में पानी जाएगा और इरिगेशन में फायदा होगा। फायदा हुआ, लेकिन किसको हुआ? शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों का। जंगल में रहने वाले आदिवासियों का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो अगर उस सिचुएशन में तुम नर्मदा वैली के एक आदिवासी होते तो तुम्हारा डेवलपमेंट का आइडिया क्या होता कि भैया अगर हमसे हमारा घर छीन रहे हो तो हमें रिहैबिलिटेट अच्छे से कर दो, हमारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, है ना। तुम्हें भी वो सारी फैसिलिटीज चाहिए होती, मतलब तुम भी तो इसी देश के वासी हो, तुम्हारा तुमसे घर छीन के अगर मैं बाकी लोगों को घर दे रही हूं तो ये तो गलत है। तुम भी इंडियन सिटीजन हो और वो शहर वाले, वो गांव वाले भी इंडियन सिटीजन है। सो इस चार्ट से पहली बात तो हमें पहले 4 एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि क्योंकि लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, इसीलिए लोगों का डेवलपमेंट का आइडिया भी अलग अलग होता है। लेकिन लास्ट वाले एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ आ रही है कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों के डेवलपमेंट के आइडियाज कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं। नॉर्मल सा क्यूट सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मैं सीबीएसई हूँ, मैं चाहूंगी कि यार क्लास 10 जो है बोर्ड एग्जाम्स ही रहे ताकि बच्चे सीरियसली होके पढ़े। तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो मान लो, ठीक है, तो तुम चाहोगे कि यार ये बोर्ड एग्जाम का प्रेशर अगर सर से उतर जाता, 10th क्लास जो है बोर्ड एग्जाम नहीं रहती बल्कि स्कूल में ही हमारे पेपर चेक हो जाते, तो कितना अच्छा हो जाता, पेपर शायद थोड़ा इजी आता, है ना। अब यहाँ पे सीबीएसई का और तुम्हारा डेवलपमेंट का आइडिया क्या हो गया? कंफ्लिक्टिंग हो गया। चलो ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन नर्मदा वैली के कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम देखो तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो नहीं चाहती कि डैम बने और उन्हें उनके घर से निकाला जाए, लेकिन सरदार सरोवर डैम जब बन रहा है तो सरकार चाह रही है कि डैम बने। सरकार ने जैसे ठेका दिया हुआ है, जिस कंपनी को ठेका दिया है डैम बनाने का, वो चाह रही है कि डैम बने, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिटीज का डेवलपमेंट का आइडिया क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो तुम एक शहर में रहते हो, उस शहर में बीचों बीच एक पुल बनना है, बीचों बीच पुल बनना है, तो वहां पे जितने घर थे वो तुमने तोड़ दिए, वहां पे जितने घर थे तुमने तोड़ दिए, उन्हें बोला कि हाँ हाँ तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन उन्हें पैसा मिला तो सही, लेकिन उतना नहीं मिला जितना उनके घर डिजर्व करते थे। तो भैया जिन लोगों के घर टूटे, क्या उनके डेवलपमेंट का आइडिया था कि शहर के बीचों बीच एक पुल बने? नहीं, लेकिन बाकी शहर वासियों का डेवलपमेंट का आइडिया जरूर था कि बीचों बीच यार पुल बन जाएगा तो ट्रैफिक अच्छा, ट्रैफिक नहीं रहेगा उस रोड पे,
अच्छे से हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल आएगा, तो भी तुम्हें एग्जांपल्स दे रहे हैं। जब ये आएगा दैट समटाइम्स गोल्स कैन बी कंफ्लिक्टिंग, तो भी तुम्हें एग्जांपल देने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर का है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल बहुत है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 एग्जांपल तुम्हें छोटे छोटे देने ही देने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एक इंसान, एक अडल्ट इंसान 18 साल से ऊपर, जो मान लो कमा रहा है, वोट देता है, कॉलेज में है, जब एक अडल्ट इंसान अपने लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, तो वो 2 तरीके के गोल्स के बारे में सोचता है। वो कुछ मटीरियलिस्टिक गोल सोचता है बच्चा, कुछ नॉन मटीरियलिस्टिक गोल सोचता है। फॉर एग्जाम्पल इसी चार्ट पे आते हैं हम। इस चार्ट पे देखो, ये बाकी जो चीजें हैं वो पैसे से रिलेटेड है ना। ये इंसान चाह रहा है कि यार मेरे को क्रॉप्स के अच्छे पैसे मिल जाए, ये सोच रहा है कि मुझे ज्यादा दिन जॉब मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, ये भी पैसा है, ये भी पैसा, सब लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस लड़की के बारे में सोचोगे, जो अर्बन फैमिली से लड़की आती है, जिसके घर में पैसा है, उसे क्या चाहिए? उसे फ्रीडम चाहिए। क्या फ्रीडम पैसे से खरीदी जाती है? नहीं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि जब ओवरऑल इंडिविजुअल अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचता है ना, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है आपके लिए फ्रीडम ज्यादा जरूरी हो या पैसा ज्यादा जरूरी हो, राइट। लेकिन जब आप अपनी पूरी लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो आपका डेवलपमेंट का आइडिया हमेशा क्या होता है? मिक्स ऑफ गोल्स होता है, मिक्स ऑफ गोल्स होता है। कुछ गोल्स हैं जो कॉमन होते हैं सारे लोगों के। आप अमेज़न फॉरेस्ट से लेके लद्दाख तक, यूएसए से लेके नेपाल तक, किसी भी आदमी से पूछोगे ना कि भैया तेरे को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, तो वो मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में बोलेगा ही बोलेगा। पैसा हो गया, फीस हो गई, करेंसी हो गई, किसी भी फॉर्म में, लेकिन सबको इनकम जो है चाहिए होती है, ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक गोल्स होते हैं जो सबके लिए सेम रहते हैं। हो सकता है किसी को रोल्स रॉयस चाहिए हो सकता है किसी को साइकिल में भी काम चल जाए, लेकिन दोनों ही चीजें किससे आ रही है बच्चा? पैसे से आ रही है। तो कहने का मतलब ये है दैट व्हेन इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट देयर डेवलपमेंटल गोल्स फॉर द एंटायर लाइफ, most people, or you can say almost everybody, has some materialistic goals in it. materialistic goals कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जो पैसे से खरीदी जा सके। मटीरियल का मतलब वस्तु, वस्तु किससे आएगी? पैसे से आएगी, राइट। गाड़ी चाहते हो, मटीरियलिस्टिक गोल है। घर चाहते हो, मटीरियलिस्टिक गोल है, राइट। बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, मटीरियलिस्टिक गोल है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें पैसा लगेगा, वो क्या है? आपका मटीरियलिस्टिक गोल। तो लोगों के मटीरियलिस्टिक गोल तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में जब भी डेवलपमेंट का आइडिया आता है एक इंडिविजुअल के लिए, तो मिक्स ऑफ गोल्स में नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स भी होते हैं। मतलब कि ऐसे गोल्स जो पैसे से नहीं खरीदे जाते, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ध्यान से सुनना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि दोस्ती, हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल है उसे पैसे के साथ दोस्ती चाहिए, हो सकता है दूसरा इंडिविजुअल है उसे पैसे के साथ क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, तीसरे इंडिविजुअल को पैसे के साथ लॉयल्टी चाहिए। लेकिन हर इंडिविजुअल को कोई ना कोई नॉन मटेरियलिस्टिक गोल चाहिए होता है। तो कैन आई से दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स? यस, सम आर मटेरियलिस्टिक बट सम आर आल्सो नॉन मटेरियलिस्टिक। अब इसमें ना आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं। एक आई थिंक जॉब करने वाले लोगों को एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो एग्जाम्पल पढ़ लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी मैंने अच्छे से समझा दिया। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? डेवलपमेंट का आइडिया इंडिविजुअल बेसिस पे देख रहे थे, एक इंसान के लेवल पे देख रहे थे। अगर वही मैं डेवलपमेंट का आइडिया पूरे देश के लिए बोलना चाहूं, पूरी कंट्री के लिए बोलना चाहूं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डेवलपमेंट बोलेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे? भैया नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। अच्छा, देश कैसे डेवलप होगा? देश कैसे डेवलप होगा? जब देश में रहने वाले लोग डेवलप होंगे तो देश डेवलप हो जाएगा। तो नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया उसके सिटीजन्स के डेवलपमेंट से काफी क्या होता है? इंटरलिंक्ड होता है, इंटरलिंक्ड होता है। और सिटीजन्स कैसे डेवलप होंगे बच्चा? जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बढ़ेगा। जो पैदल चल रहा था उसे साइकिल मिल जाए, जो साइकिल पे चल रहा था उसे गाड़ी मिल जाए, जो गाड़ी पे चल रहा था उसे हेलीकॉप्टर मिल जाए, राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता रहे, है ना। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इक्वालिटी रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के क्या करोगे? जब सोसाइटी में आपको इनजस्टिस झेलना पड़ेगा, जब सोसाइटी में आपको इनइक्वालिटी झेलनी पड़ेगी, तो आप चाहते हो कि आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी भी मिले, सोशल इक्वालिटी भी मिले, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी मिले, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता रहे, राइट। सो देश की डेवलपमेंट का आइडिया, नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया की डेफिनेशन क्या है बच्चा? डेफिनेशन आएगी यहां से, नेशनल डेवलपमेंट, एनडी लिख रही हूं। एनडी रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वेयर
द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन्स increases along with, ये मैं खड़े खड़े डेफिनेशन बना रही हूं, along with political and social prosperity। खड़े खड़े मैंने डेफिनेशन बनाई, मतलब कि एक ऐसा देश, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा प्रोसेस जिससे देश में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, साथ में उन्हें पॉलिटिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे भी उनके वेल बीइंग को टेक केयर किया जा रहा है, उसी सिचुएशन को तुम बोल दोगे नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट के आइडिया में कल्चरल वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग, सोशल वेलबींग, पॉलिटिकल वेलबींग, साइंटिफिक वेलबींग, सारी तरीके की वेलबींग आ जाती है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, इसीलिए मैंने उसे डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई, इकोनॉमिक वेलबींग, सोशल और पॉलिटिकल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बच्चा सिमिलरली एक क्लासरूम का अगर तुम एग्जांपल लो तो तुम्हारे क्लास में भी एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सब कुछ चाहिए होता है कि उसमें क्रिएटिविटी भी हो, उसे मैथ्स भी आती हो, उसे साइंस भी आती हो, उसको एसएसटी भी अच्छी लगती हो, वो गेम्स में भी अच्छा हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो एक चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जब हम इतने पैरामीटर्स देखते हैं तो एक देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हमें बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे। लेकिन विडंबना ये है, आयरनी ये है बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, वैसे तो ये पूरा का पूरा पीपीटी जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, लेकिन जो अभी लिखवा रही हूँ उसका अगर तुम्हें नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं जा रही हूँ इसे इरेज करने। हाँ, तो विडंबना, आयरनी ये है कि हम बच्चों को बहुत सारे बेसिस पे जज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादातर क्लास के बच्चों को किस बेसिस पे जज किया जाता है? मार्क्स के बेसिस पे। सिमिलरली एक कंट्री को हम बहुत सारे बेसिस पे जज कर सकते हैं, कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट को, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है वो है आपका इनकम। क्या है आपका? इनकम, यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। जैसे बच्चों को मार्क्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा जज किया जाता है, देशों को जज किया जाता है नेशनल इनकम के बेसिस पे, नेशनल डेवलपमेंट के पैरामीटर पे, ठीक है जी। अब नेशनल इनकम, जब एक देश की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, एक देश की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, लेट्स से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो हम उसे ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 9th में तुम ये पढ़ के आए हो पॉपुलेशन चैप्टर में। एक होती है अर्निंग पॉपुलेशन, या जैसे बोला जाता है वर्किंग पॉपुलेशन, भैया काम कर रहे हो तो पैसा भी मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग पॉपुलेशन। और एक होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन को आप फिनेंशियली क्या बोल सकते हो? फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, राइट। इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन बोल सकते हो, फिनेंशियली वो अपना पैसा खुद कमा रही है भाई, तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में क्या आते हैं? बच्चे आ जाते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग आ जाते हैं। अनएम्प्लॉयड लोग भैया कमा सकते हैं लेकिन अभी नहीं कमा पा रहे, है ना। कई सारी मोस्ट विमेन आ जाती है, अ लॉट ऑफ विमेन आ जाती हैं, घर की औरतों को बाहर निकल के काम करने की आजादी नहीं होती है, तो कई सारी औरतें आ जाती हैं भाई इसमें। फिर सीनियर सिटीजन आ सकते हैं जो रिटायर हो गए हैं, अब पहले कमाते थे अब वो नहीं कमाते हैं, अब वो अपने घर की वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन है जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाती है। इसे पैसा कहां से मिलता है बच्चा? इसे पैसा मिलता है वर्किंग पॉपुलेशन से। मान लो एक फैमिली है जिसमें एक मम्मी है और 3 बच्चे हैं, मम्मी जाके बाहर पैसे कमा के आती है, लेकिन वो जो 3 बच्चे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? मम्मी पे डिपेंडेंट है। तो जब मैं एक देश की इनकम काउंट करूंगी तो इन लोगों के पास तो कोई इनकम ही नहीं है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के पास तो कोई पैसा ही नहीं है। पैसा कौन कमा के दे रहा है? पैसा कमा के दे रहा है वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये छोटी सी चीज मैंने तुम्हें क्यों समझाई है? क्योंकि जब हम देशों को नेशनल इनकम के बेसिस पे जज करते हैं, नेशनल इनकम के बेसिस पे उनकी डेवलपमेंट को आंकने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन के पैसे काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन वर्किंग पॉपुलेशन भी किस पे डिपेंडेंट है? वर्किंग पॉपुलेशन पे। तो ये डाउट रहता है बच्चों को, तो मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन होती है टोटल इनकम of all the working people in a nation। एक देश में जितनी वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी टोटल इनकम को तुम नेशनल इनकम बोल दोगे, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम से भी अच्छा तरीका होता है एक कंट्री को जज करने का
एवरेज इनकम, जो वर्ल्ड बैंक यूटिलाइज करता है। देखो यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जो पूरी दुनिया के देशों को पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम पे जज करती है। एवरेज कैसे निकालते हो? तुम्हारे पास 4 बच्चे, एक के पास 100 रुपए है, दूसरे के पास 80 रुपीज है, तीसरे के पास 20 रुपए है और चौथे के पास फिर से 100 रुपए है, राइट। अब इसका एवरेज निकालना होगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 200 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आ जाएगा 50 रुपीज, है ना। एवरेज क्या आ जाएगा, 50 रुपीज, राइट। ऐसे निकालते हो ना एवरेज, टोटल को आप नंबर से डिवाइड कर देते हो, टोटल नंबर से, राइट। सिमिलरली जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम निकालते हैं किसी देश की, तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम जो होती है उस कंट्री की, कंट्री के लेवल पे बोल रहे हो तो कंट्री आएगा, स्टेट के लेवल पे बोल रहे हो तो स्टेट आएगा। जो टोटल इनकम होती है उस कंट्री की, उसको आप डिवाइड कर देते हो टोटल पॉपुलेशन से। मैम यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन आती है कि सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन आती है? यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन आती है, क्योंकि हम पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इंसान इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है। अब बोलोगे मैम सारे लोग तो पैसा ही नहीं कमा रहे। अरे भैया, जो नहीं कमा रहे वो भी तो उन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो हमें देश की अगर सिचुएशन देखनी है कि देश अमीर है कि गरीब है, तो हमें उन लोगों को भी तो काउंट करना पड़ेगा जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, राइट। सो वी काउंट द टोटल पॉपुलेशन हियर, नॉट द वर्किंग पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्यों बोला जाता है बच्चा? एवरेज को पर कैपिटा इनकम इसलिए बोला जाता है, पर का मतलब होता है एक्चुअली, हिंदी वाला पर, कैपिटा का मतलब होता है पर्सन। तो पर पर्सन एक देश में कितना पैसा अलॉटेड है, इसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को करती है जज। जिन देशों के पास यूएस डॉलर 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा है या इतना पैसा है एवरेज बेसिस पे हर इंसान के पास फॉर 1 ईयर, उन कंट्रीज को बोला जाता है रिच नेशन या फिर बोला जाता है डेवलप नेशन। एग्जांपल बता दो। एग्जांपल हो गया यूएसए, एग्जांपल हो गया फ्रांस, एग्जांपल हो गया जर्मनी। यूरोप के मोस्टली देश किस में आ जाएंगे, आपके इसमें आ जाएंगे डेवलप नेशंस में। ना वर्ल्ड बैंक ये भी बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर देश है जहां पे एवरेज इनकम उस साल की इंसान की 955 यूएस डॉलर या इससे कम है, तो उस देश को मैं क्या बोल दूंगा, गरीब देश बोल दूंगा, लो इनकम कंट्री बोल दूंगा। जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो लो इनकम कंट्रीज में आती हैं। अगर आप इसके बीच में फॉल करते हो तो आप क्या हो, मिडिल क्लास कंट्री हो या लो इनकम मिडिल क्लास कंट्री हो, जिसे आप हिंदी में एक तरीके से डेवलपिंग नेशन भी बोलते हो। हिंदी में नहीं, मतलब लेमन लैंग्वेज में आप डेवलपिंग नेशन भी बोलते हो। तो इंडिया किस में आता है बच्चा, इंडिया डेवलपिंग नेशंस में आता है। डेवलप के एग्जांपल्स और अंडर डेवलप्ड के एग्जांपल, अंडर डेवलप बोलो पुअर कंट्री बोलो एक ही बात है, तो उसके एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूएस डॉलर को यूटिलाइज किया गया है। मैम इंडिया को जज करने के लिए हमने यूएस डॉलर क्यों यूटिलाइज किया है बच्चा? पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना है ना। जैसे आपके स्कूल में क्या बोलते थे, भैया 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स से नीचे हो तो फेल हो, 40 मार्क्स से ऊपर हो तो क्या हो, तो पास हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्कूल की बात है, इंडिया के मोस्टली स्कूल में 40 को क्या रखा जाता है, पैरामीटर रखा जाता है कि 40 से नीचे फेल, 40 से ऊपर पास। सिमिलरली पूरे दुनिया का पैरामीटर यूएस डॉलर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है। क्या है? सबसे स्टेबल करेंसी, मतलब इसके जो भाव है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाते। दुनिया में पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कोल्ड वॉर हुई, इकोनॉमिक रिसेशन आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आज तक नहीं हुई है। बाकी करेंसीज की काफी ज्यादा बार हो रखी है, राइट। सो यूएस डॉलर को हम एज अ पैरामीटर यूज करते हैं। ये तो हो गई पढ़ी पढ़ाई बात। जो नहीं बताती है एनसीईआरटी वो ये है कि वर्ल्ड बैंक में दबदबा चलता है यूएसए का, तो यूएस डॉलर को हम कई जगह एज अ पैरामीटर यूज करते हैं। बट तुम्हें समझ आया ना पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम होती है। एवरेज इनकम को डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपली इसी फॉर्मूले को डेफिनेशन बनाना है। एवरेज इनकम ऑफ अ नेशन इज डिफाइंड एज द टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। दूसरा नाम इसका पर कैपिटा इनकम। अच्छा, पर कैपिटा इनकम की कुछ बुराइयां होती हैं। क्या होती हैं बच्चा? कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चे के पास 100 रुपए, एक के पास 20 है, एक के पास 80 है और चौथे वाले के पास भी 100 है, तो इसका एवरेज निकलता है 50, है ना। एवरेज निकलता है 50। क्या इस 50 को देख के ये पता चल रहा है कि इसमें से एक बच्चा बहुत गरीब है?
उसके बाद सिर्फ 20 ही रुपए, नहीं पता चल रहा। क्या इस 50 को देख के ये पता चल रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत अमीर है उनके पास 100 रुपए हैं? नहीं पता चल रहा। क्या इस एवरेज को देख के ये पता चल रहा है कि एक बच्चा है जो मिडिल क्लास सेक्शन में भी आ सकता है यहाँ पे, जिसके पास 80 रुपए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, राइट? तो इस एवरेज को देख के जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भैया इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है, किसके पास कितना पैसा है, वो हमें समझ नहीं आता है। तो पहली लिमिटेशन हो गई कि पर कैपिटा इनकम हमें does not tell about इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है वो नहीं बताती है पर कैपिटा इनकम। साथ में अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव तुम्हें इस यहां से समझ आ रहा है, 50 से समझ आ रहा है अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव? हाय राम, मैं तब से गलत एवरेज निकाल रही हूँ। 100, 200, 300, 300 और 4, ये आएगा एवरेज। सॉरी बट यू गेट माय पॉइंट, राइट? एवरेज से तुम्हें ये समझ आ रहा है क्या कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, ये तो नहीं समझ आया। लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव भी नहीं समझ आ रहा। 20 और 80 में फर्क है, 100 और 20 में बहुत फर्क है, कोई बहुत गरीब है कोई बहुत अमीर है, राइट? सो वी कैन से इट ऑल्सो डजंट टेल अबाउट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, राइट? साथ में एवरेज ये भी नहीं बताता, क्या पता 20 रुपए कमाने वाला बच्चा सबसे ज्यादा ड्राइंग में अच्छा हो और 100 रुपए कमाने वाला बच्चा सबसे गंदा हो ड्राइंग में, राइट? तो अगर ड्राइंग पैरामीटर होता तो कौन बच्चा अच्छा कर रहा है कौन बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बोल सकती हूँ कि जब हम एवरेज इनकम को इकलौता क्राइटेरिया रखते हैं दुनिया को जज करने का, कंट्रीज को जज करने का ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो फिर हम बाकी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सो आई कैन से important parameter, other important parameters are ignored। जब हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो बाकी दूसरे पैरामीटर्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बाकी दूसरे पैरामीटर जैसे कि ये सारे, आगे हम इन पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। पहले एवरेज इनकम पे एक तरीके का क्वेश्चन आता होता है बोर्ड एग्जाम में, जरा हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए कंट्री बी। कंट्री ए का एवरेज देखोगे 10,000 रुपए, कंट्री बी का एवरेज देखोगे 10,000 रुपए। अब कंट्री ए में भी 4-5 फैमिलीज है, कंट्री बी में भी 5 फैमिलीज है, लेकिन ये एवरेज क्या ये बता रहा है कि कौन सी कंट्री में अमीरों और गरीबों के बीच में कम भेदभाव है? एवरेज देख के तो पता नहीं चल रहा। एवरेज देख के पता चल रहा है भैया कंट्री ए और कंट्री बी दोनों एक लेवल के डेवलप्ड है। लेकिन तुम जब एवरेज के अंदर थोड़ा सा लेंस लगा के देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा यार कंट्री ए में जो है ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत कम भेदभाव है। सब लोग अमीर, मतलब कोई अमीर या कोई गरीब इस तरीके का है नहीं, लोगों के पास इक्वल पैसा है, सिमिलर पैसा है। लेकिन जब तुम कंट्री बी के हालात देखोगे तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि मोस्ट पीपल क्या है, वहां गरीब है और कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर है। जैसे इंडिया में अगर तुम एवरेज इनकम देखोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कितनी गरीबी है, लेकिन जब तुम क्लास 9-10th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तब तुम्हें पता चलता है इंडिया में हर 5वां व्यक्ति क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हमारा एवरेज इनकम ठीक ठाक क्यों आता है बाकी देशों से कंपैरेटिवली? क्योंकि हमारे पास अंबानीज हैं, टाटाज हैं, अडानीज हैं, राइट? सो वी हैव सच रिच पीपल कि हमारे देश का एवरेज तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन कंट्री के अंदर गरीबी और अमीरी का भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट वी कैन से हियर इज कंट्री ए हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दो एवरेज इनकम दोनों कंट्री की सेम है, लेकिन डेटा ये बताता है कि अमीरी और गरीबी का भेदभाव कम कंट्री ए में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये 2 वर्ड्स आपको रट्टा मार लेने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। चलो अब और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं। जैसे बच्चों को जज करने के लिए सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं हो सकते, वैसे ही कंट्रीज को या शहरों को या स्टेट्स को जज करने के लिए सिर्फ एवरेज इनकम एक अच्छा पैरामीटर नहीं हो सकता। और भी चीजें हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट यानी कि हेल्थ एक अच्छा पैरामीटर है। अब हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो 1 साल या 1 साल से कम है, छोटा गोदी का बच्चा, 1 साल या 1 साल से कम का बच्चा। मोर्टालिटी मतलब मरने का डर है ना, द रेट ऑफ डेथ, और रेट का मतलब तो आप जानते हो। तो मतलब अगर एक एरिया में 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं जो जिंदा पैदा हुए हैं, जो बच्चे बाय बर्थ डेड पैदा हुए हैं उन्हें काउंट नहीं किया जा रहा है।
जो लाइव बर्थ हुए हैं, 1000 लाइव बर्थ पे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की आयु से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मान लो तुम्हारे पास 2 जगह हैं, ढोलपुर और सोलपुर, ढोलपुर और सोलपुर, ढोलपुर और शोलपुर। ढोलपुर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 82 और शोलपुर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 22। तो इसका क्या मतलब है, हर 1000 लाइव बर्थ पे 82 बच्चे 1 साल की आयु से पहले ही मर जा रहे हैं और हर 1000 लाइव बर्थ पे 22 बच्चे 1 साल की आयु से पहले मर जा रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि हॉस्पिटल ज्यादा कहां पे है, तो मैं ऑलरेडी दिख रहा है कि यार शोलपुर में ज्यादा हॉस्पिटल्स है, तभी तो वहां पे बच्चों की डेथ कम हो रही है। मैं पूछूं कि यार कहां की हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है, तो मैं ऑलरेडी डेटा दिखा रहा है कि यार शोलपुर में हो सकता है हेल्थ ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि वहां पे बच्चों की डेथ कम हो रही है, मतलब डॉक्टर ज्यादा है, मतलब हॉस्पिटल ज्यादा है, मतलब फैसिलिटीज अच्छी है, राइट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक अच्छी स्टेट का, ऐसी स्टेट जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ अगर अच्छी है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, कम होगा। नाउ लिटरेसी रेट पे आते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता का दर। तो हमारे देश में अगर आप देश की कोई भी शेड्यूल्ड भाषा लिख पढ़ और बोल सकते हो और आपकी आयु 7 साल से ऊपर है, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में 7 साल से नीचे के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। ये मत बोला मैम हमें तो 2.5 साल में 3 साल में ही भेज दिया था, ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके शहर या आपके गांव की बात नहीं कर रहे हैं। तो 7 साल से ऊपर की अगर आपकी आयु है और आप कोई हमारी शेड्यूल भाषा लिखना बोलना और पढ़ना जानते हो, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश नहीं भी है तो भी चलता है, तो आप साक्षर हो। लेकिन लिटरेसी रेट का क्या मतलब हो गया कि एजुकेशन एक जगह पे अच्छी है। तो हर 1000 लोगों में से कितने लोग लिटरेसी रेट के ऊपर आते हैं, लिटरेट माने जाते हैं, उसे तुम बोल दोगे लिटरेसी रेट। मान लो अगर मैं बोल रही हूँ एक कंट्री का या एक स्टेट का लिटरेसी रेट 80 है, 80 है मतलब कि सॉरी 100 में से 80 है, मतलब कि हर 100 में से 80 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कईयों की डेफिनेशन 1000 से निकाली जाती है, कईयों की 100 से निकाली जाती है, इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। नाउ नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो किस चीज का पैरामीटर है, एजुकेशन का पैरामीटर है। नेट का मतलब टोटल, अटेंडेंस का मतलब जो लोग जा रहे हैं बार बार अटेंडेंस लगा रहे हैं, रेशियो का मतलब आप जानते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला तो करा देते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें स्कूल नहीं भेजते। फॉर एग्जाम्पल जब लड़कियां 13-14 साल की हो जाती हैं और मोस्टली लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, देखो रात को कौन इतनी जोर से बाइक चला रहा है कि टीचर हमारी क्लास ही नहीं ले पा रही। शौक बड़ी चीज है, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो धीरे चला सकते हैं यार। मुझे तो यहीं से डर लग जाता है कोई इतनी तेज बाइक चलाता है, बट एनीवे सो कई लोग स्कूल में दाखिला करा देते हैं। अब 13-14 साल की लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उनके माँ बाप बोलते हैं कि यार तेरे स्कूल में वो तो है नहीं, वॉशरूम वगैरह तो है नहीं, बहुत छोटे छोटे गाँव की बात मैं कर रही हूँ, तू ना एक काम कर घर पे रहे। स्कूल में दाखिला करा दिया, लेकिन वो बच्चियां क्या करती हैं, स्कूल नहीं जाती। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, लड़कियों से रिलेटेड एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि जस्ट बिकॉज पीपल हैव एडमिटेड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल डज नॉट मीन दोज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या दर्शाता है कि कितने बच्चे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में एक पर्टिकुलर एरिया में है। मान लो ढोलपुर की बात करते हैं, ढोलपुर में मान लो आपके एज ग्रुप की बात करते हैं। अब बच्चे तो कई एज ग्रुप में हो सकते हैं, 13 से 14 साल के बच्चों की बात करते हैं या 14 से 15 जो बेसिकली 10वीं के बच्चे होते हैं। मान लो ढोलपुर में 10वीं के 1000 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे। उन 1000 बच्चों में से मान लो 100 बच्चे, 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से सिर्फ 98 ही कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 98/100 क्या हो गया, इसका नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, राइट। सो ये क्या दर्शाएगा, ढोलपुर का नेट अटेंडेंस रेशियो क्या दर्शा रहा है कि भैया यहाँ पे एजुकेशन अच्छी चल रही है, अवेयरनेस अच्छी चल रही है। 100 बच्चों में से 98 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल अटेंड कर रहे हैं, मतलब कि एजुकेशन पे काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टेट जिसकी हेल्थ अच्छी होगी उसका IMR हमेशा कम होगा, एक स्टेट जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी उसका लिटरेसी रेट हमेशा ज्यादा होगा, एक स्टेट जिसकी लिटरेसी रेट मतलब जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी उसका नेट अटेंडेंस रेशियो और भी ज्यादा होगा, राइट।
Why was I telling you all of this? Because we have this chart in NCERT जहां पे हमें दिखती है 3 स्टेट, हरियाणा, केरला और बिहार, और हमें यहाँ पे दिखता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे दिखता है लिटरेसी रेट, और यहाँ पे दिखता है पर कैपिटा इनकम। तो सिर्फ अगर इनकम के बेसिस पे हमें कंट्रीज को या स्टेट्स को जज करना हो तो हमें यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि हरियाणा बाजी मार लेता है, हरियाणा की एवरेज इनकम सबसे ज्यादा है। मतलब कि हमें ये देख के लग रहा है कि यार हरियाणा के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस्ट होगा, राइट। लेकिन जब हम बाकी पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं तो हमें दिखता है कि यार हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, हर 1000 में से 30 बच्चे 1 साल से पहले ही मर जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हो सकता है कि केरला के लोगों के पास ऑन एन एवरेज पैसा कम है, लेकिन फिर भी केरला में एजुकेशन इतनी अच्छी मिल रही है और हेल्थ इतनी अच्छी मिल रही है कि बच्चों की डेथ नहीं हो रही है, और लिटरेसी रेट भी क्या है, हाईएस्ट है। सो इस डेटा से ही समझ आता है बिहार का सब कुछ ही यहाँ पे गया गुजरा है। यहाँ पे बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई है, बिहार में लिटरेसी रेट बहुत कम है, बिहार में पर कैपिटा इनकम भी कम है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी कम है। तो मतलब बिहार एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनकम हो, कोई भी पैरामीटर हो, हर पैरामीटर में बिहार बाकी स्टेट से पीछे है, एटलीस्ट इन तीनों में। और केरला जो है सिर्फ पर कैपिटा इनकम में हरियाणा से पीछे है, बाकी हर जगह केरला जो है बाजी मार रहा है। तो हेल्थ और एजुकेशन, तो ये डेटा हमें ये सजेस्ट करता है कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे जब हम स्टेट्स को जज करते हैं तो हमें पूरी पिक्चर नहीं पता चलती है। पूरी पिक्चर पता चलती है जब हम और भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे देशों को जज करते हैं ना। एक ऐसा ही पैरामीटर होता है कंट्रीज को जज करने का जिसे बोला जाता है पब्लिक फैसिलिटीज। ना व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटी बच्चा? The basic facilities that are provided to all the citizens by the government for their well-being are known as public facilities. For example, security, hospitals, education, ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ऐसी बेसिक फैसिलिटीज जो एज अ सिटीजन आपका हक है कि आपको मिले ताकि आपकी वेलबींग हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, आपकी फैमिली की वेलबींग हो सके, उस फैसिलिटी को बोला जाता है पब्लिक फैसिलिटी। अगर आप अपने लिए बॉडीगार्ड हायर करना चाहते हो, वो प्राइवेट सिक्योरिटी का पार्ट है, तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एज अ सिटीजन आपको आपके देश में सेफ फील होना चाहिए। तो पुलिस जो है, पुलिस आ जाती है पब्लिक फैसिलिटी में, लेकिन आपके पर्सनल बॉडीगार्ड्स किस में आ जाते हैं? वो आपका अपना जिम्मा है, वो पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट नहीं है। पब्लिक फैसिलिटी सारे सिटीजंस को प्रोवाइड की जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आप पब्लिक बसेस देखते हो, हरियाणा रोडवेज हो गया, यूपी रोडवेज हो गया, ये जो बसेस देखते हो आप, सरकारी बसेस में आप जितने मर्जी गरीब हो, जितने मर्जी अमीर हो, अगर आपके पास टिकट खरीदने के पैसे हैं, आपको उसमें चढ़ने की अनुमति है। और वो टिकट भी बहुत सस्ती आती है यार, टिकट भी 2-4-5 रुपए की आती है, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी जो है उसे अफोर्ड कर पाए। तो सरकार ऐसा क्यों करती है? एक डेमोक्रेटिक देश में सरकार पब्लिक फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड करती है? दे दो ना भाई लोगों को आजादी, पैसे कमाओ और जो अफोर्ड करना है कर लो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पब्लिक फैसिलिटीज को सरकार इसलिए प्रोवाइड करती है बच्चा, इसके 4 कारण है। कितने कारण है? 4 कारण है। हाँ, पहला है नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इवन बेसिक फैसिलिटीज। सब लोग बेसिक फैसिलिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग पुल के नीचे सो रहे हैं, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें? उनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, वो एजुकेशन कहां से प्रोवाइड करेंगे? सो इन अ कंट्री 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कई लोग इतने गरीब होते हैं कि वो बेसिक फैसिलिटीज भी अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या उनका हक नहीं है बेसिक फैसिलिटीज का? वो भी इसी देश के सिटीजन है, तो उन्हें कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार प्रोवाइड करेगी, राइट। देन देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय।
कुछ चीजें होती है जो आप नो मैटर कितने अमीर हो आप नहीं खरीद सकते, सरकार को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि वैक्सीनेशन, कोरोना का वैक्सीन बनाना था, उस पर रिसर्च किसने करवाई? सरकार ने कराई। अडानीज अंबानीज को भी जो वैक्सीन लगी है वो सरकारी वैक्सीन ही लगी है, राइट। सो वैक्सीनेशन हो गया, या फिर आपके ये स्वच्छ हवा हो गई। स्वच्छ हवा करनी थी तो दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या कराया था? ऑड और इवन करवाया था, है ना, ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर इवन, ताकि पोल्यूशन कम हो दिल्ली में। सो ये सारी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो कुछ चीजें हैं जो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो आपके हाथ में नहीं होती। तीसरा, इट इज अ एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये आपका हक बनता है कि अगर आप अपनी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए बेसिक चीजें नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो तो आपकी सरकार आपको प्रोवाइड करे। तो कुछ ये कारण है बच्चा जिनकी वजह से पब्लिक फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड की जाती है, और पब्लिक फैसिलिटीज का होना एक डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है। कुछ स्टेट्स होती है जो पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ स्टेट्स है जो पीछे छूट जाती है। जैसे बिहार और यूपी में आप देखोगे पब्लिक फैसिलिटीज की जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसके अपने प्रॉब्लम है, करप्शन ज्यादा है, साथ में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, एरिया कम है, एजुकेशन कम है, अवेयरनेस कम है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कारण है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तमिलनाडु देखते हो, केरला देखते हो, वहां पे पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से चमक रहा है, एजुकेशन हेल्थ बहुत अच्छे से चमक रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने अपनी पब्लिक फैसिलिटीज पे काम किया है। तो कल को अगर कोई बोले कि कौन सी स्टेट सबसे बेहतर है, तो ये मत सोचना कि कौन सी स्टेट के पास सबसे ज्यादा पैसा है या पर कैपिटा इनकम है। ये भी सोचना कि कौन सी स्टेट हेल्थ में आगे है, एजुकेशन में आगे है, अपने लोगों को पीडीएस सिस्टम यानी कि खाना प्रोवाइड करने में आगे है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज आपके दिमाग में, जो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा, मैम हमने क्लास 9 फूड सिक्योरिटी चैप्टर में पढ़ा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सिर्फ गरीब लोगों को खाना मिलता है राशन शॉप से, अमीर लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को तो खाना नहीं मिलता है। बच्चा, जब पीडीएस हमने अपने देश में शुरू किया था तब सबको मिलता था, ये एक पब्लिक फैसिलिटी ही है, तब हम सबको देते थे। फिर हमें लगा कि वेस्ट हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनको तो खाने की जरूरत है, लेकिन जो अमीर लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो खरीद के भी खाना खा सकते हैं, राइट। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक एक्सेप्शन है एज अ पब्लिक फैसिलिटी, जो सिर्फ गरीब लोगों को मिलती है, मिडिल क्लास लोग या अमीर लोगों को नहीं मिलती है। बट ऑन द अदर हैंड बाकी सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको दी जाती हैं। आपको नहीं चाहिए मत लो, लेकिन दी सबको जाती है, ठीक है। सो दैट इज वन रीजन। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक इन आर एनसीईआरटी इज बच्चा बॉडी मास इंडेक्स। अभी तक हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात कर रहे थे, है ना। हमने बोला कि भैया एवरेज इनकम के अलावा और भी बतेरी चीजें हैं अच्छी खासी दुनिया में जिन्हें हमें कंट्रीज को या स्टेट्स को जज करने में एम्प्लॉय करना चाहिए। वैसी ही एक चीज होती है बच्चा हेल्थ। अब कैसे पता चलेगा कि किसी की हेल्थ अच्छी है कि किसी की हेल्थ खराब है ना। अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। क्लास 9 में पावर्टी वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कैलोरीज के बेसिस पे कि ऑन एन एवरेज अगर आप एक अडल्ट होके इतनी पर्टिकुलर कैलोरीज कंज्यूम करते हो, आई थिंक 2400 कैलोरीज, राइट, 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते हो तो मतलब कि आप हेल्दी हो, नहीं करते हो तो मतलब कि आप मालनरिश्ड हो। वो तो हो गया एक अलग पैरामीटर। हमारी एनसीईआरटी जो क्लास 10th की है उसमें जो पैरामीटर हेल्थ के लिए दिया हुआ है उसे बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी का मतलब शरीर, मास का मतलब बॉडी का जो मास है, इंडेक्स का मतलब एक स्केल। तो बॉडी के मास को जज करने के लिए जो स्केल बना है उसे बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन भी कहां से आएगी? इसके फॉर्मूला से आएगी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे अपना वेट डाल के और अपनी हाइट का स्क्वायर डाल के आप अपना बीएमआई निकाल सकते हो। बॉडी मास इंडेक्स हर पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। जो 14 से 15 साल के बच्चे होते हैं, जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनके हमारे बीएमआई स्केल के अकॉर्डिंग अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 और 24.9 के बीच में है तो वो क्या है? वो हेल्दी हैं। अगर 18.5 से कम है बॉडी मास इंडेक्स आपके एज ग्रुप के बच्चों का तो आप अंडर नरिश्ड हो। अगर 24.9 से ऊपर है तो आप ओवर नरिश्ड हो, यानी कि ओवरवेट हो, राइट। ये बच्चा वेट नहीं है, कहीं सारी लड़कियां सोचें या लड़के सोचें भैया हमारा तो वेट जो 40 किलो है, हम क्या ओवरवेट हो गए। नहीं नहीं, ये वेट नहीं है। इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे दी है, केजी पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज नॉट वेट, दिस इज बीएमआई। बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, अपना बीएमआई आप इससे
निकाल सकते हैं। तो बीएमआई हर एज ग्रुप का हम अलग अलग रखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे स्टैंडर्ड पता चल गया। जैसे मान लो मेरी एज ग्रुप का जो बीएमआई होगा, अगर मेरा बीएमआई उसमें आएगा तो मुझे पता है कि मैं हेल्दी चल रही हूँ। अगर बीएमआई से भी नीचे आएगा, जैसे मेरी एज ग्रुप का बीएमआई है 52, नहीं बीएमआई क्या है मुझे भूल गया, मेरी एज ग्रुप का बीएमआई क्या है मैं भूल गई एक्चुअली, मैं पता करके बताऊंगी। बट आप समझ रहे हो ना, बीएमआई क्या करता है, एक आपको स्केल बता देता है जिससे आप ये देख सकते हो कि आपकी पॉपुलेशन ओवरवेट है, अंडर नरिश्ड है कि ओवरवेट है। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन कहां से आएगी, फॉर्मूले से आएगी। बॉडी मास इंडेक्स इज डिफाइंड एज, और यू कैन से बॉडी मास इंडेक्स इज अ वैल्यू डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, स्क्वायर ऑफ द हाइट। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द हाइट आएगा। क्यों है बॉडी मास इंडेक्स दुनिया में, ताकि हमें पता चले कि पॉपुलेशन हेल्दी है कि नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक जैसी ही, यूनाइटेड नेशंस की ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वो वर्ल्ड बैंक से थोड़ी अच्छी है। क्यों भाई, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ क्या कर रहा है, कंट्रीज को पैसे के बेसिस पे जज कर रहा है। यूएनडीपी कंट्रीज को जज कर रही है 3 बेसिस पे। यूएनडीपी बेसिस की कौन से बेसिस पे जज कर रही है, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अभी पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे कि इनकम के अलावा भी और भी चीजें हैं भाई इंपॉर्टेंट, जिससे देश का एक अच्छा डेवलप्ड होना पता चल सकता है, राइट। तो यूएनडीपी ने वही चीज को पकड़ के सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं, बल्कि इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पे कंट्रीज को डिवाइड करना शुरू किया है। अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल इन 3 पैरामीटर्स पे कंट्रीज को जज करके क्या करती है, एक रिपोर्ट निकालती है। रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, ठीक है, प्रॉमिस करो ध्यान से सुनोगे। मान लो तुमने बायोलॉजी की एक फाइल बनाई, ठीक है, फाइल में तुमने इंडेक्स बनाया कि भैया फाइल के पेज नंबर 1 पे ये लिखा है, पेज नंबर 2 पे ये लिखा है, पेज नंबर 3 पे ये लिखा है। तो क्या वो फाइल और वो इंडेक्स अलग हो गए? नहीं, फाइल का इंडेक्स फाइल का पार्ट हो गया, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइल। सिमिलरली यूएनडीपी हर साल जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें सारी कंट्रीज का बहुत सारा डेटा दिया होता है। उस रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर पेज होता है बच्चा, जिसमें एक लिस्ट निकली होती है। क्या निकली होती है? लिस्ट निकली होती है। लिस्ट को इंग्लिश में और सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोला जाता है इंडेक्स। इसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ द एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट which is published by UNDP। आ गया, चमक गया। तो UNDP की इस रिपोर्ट के बेसिस पे जब हम इंडिया को देखते हैं, जब हम इंडिया को अपने न्यूज चैनल पे देखते हैं और हमें दिखता है यार कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कंट्री के पास पैसा ही पैसा आ रहा है, हमें लगता है देश आगे जा रहा है। लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया को देखते हैं ना, हमें समझ आता है कि पैसा आ रहा होगा, लेकिन वो पैसा किसके पास आ रहा है? अमीरों के पास आ रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे देश में एक्चुअल में हर एवरेज इंसान के पास पैसा आ रहा होता तो फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे इतने पीछे क्यों होते? हम तो श्रीलंका से भी नीचे है यार। क्यों होते हम हेल्थ पे इतना खराब, एजुकेशन पे इतना खराब, राइट। तो HDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है जो एवरेज इनकम के बेसिस पे होती है, उससे एक अच्छा क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें हमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और ओवरऑल डेवलपमेंट में हम श्रीलंका से भी पीछे हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक क्राइसिस में था और अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में। हमसे नीचे जो देश हैं उनसे तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट। वो हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया से उनके पास बहुत कम पैसा है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी हमसे कम है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यार हम हेल्थ और एजुकेशन में इतना पीछे हैं कि हम श्रीलंका से भी पीछे आ गए हैं। और अभी तो ऊपर और बहुत सारे देश हैं। हमारा नंबर क्या चल रहा है यहाँ पे, ये जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 130 चल रहा है नंबर हमारा। ये 2018 की रिपोर्ट है, 130वें नंबर पे आते हैं हम पूरी दुनिया पे। तो मतलब कि हमारी हेल्थ और एजुकेशन पीछे छूट रही है। कौन से क्राइटेरिया लिया जाते हैं बच्चे? ग्रॉस नेशनल इनकम लिया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ लिया जाता है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लिया जाता है। ग्रॉस नेशनल इनकम जो है इनकम को दर्शाता है,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ जो है हेल्थ को दर्शाता है, और ये जो है अगेन एजुकेशन को दर्शाता है। तो एजुकेशन, हेल्थ और इनकम तीनों पैरामीटर्स पे जज करके इंडिया की रैंकिंग आ रही है 130। वेरी बैड, वेरी बैड। चलिए, ओके, लास्ट टॉपिक इन आवर बुक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं, और हम एसएसटी में डेवलपमेंट के टॉपिक में सस्टेनेबिलिटी की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी बच्चा? सस्टेनेबिलिटी, पहली बात तो सस्टेन करने का मतलब क्या होता है? सस्टेन करने का मतलब होता है जीना, जीवन जीना। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? जीवन जीने की एबिलिटी, राइट? तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड इन दो वर्ड्स का संधि है। संधि विच्छेद करोगे तो आपको मिल गया जिंदगी जीना की एबिलिटी, राइट? अब उसी को तुम एसएसटी में लगा दो, रट्टा मत लगाओ, इसी संधि विच्छेद को तुम एसएसटी में लगा दो। जीवन जीने की एबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारे पास कब आएगी? जब तुम्हारे पास एनफ रिसोर्सेज होंगे। जब तुम्हारे पास एनफ रिसोर्सेज होंगे तुम्हारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, पानी हो गया, सॉइल हो गया, लैंड हो गया, अच्छी हवा हो गई, मिनरल्स हो गए, जब ये सारा पर्याप्त मात्रा में होगा। पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे पास सामान कब होगा? जब तुम सोच समझ के इस्तेमाल करोगे। उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट जिसमें आज की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, जरूरतों का, लालच का नहीं, जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़े जाते हैं, और साथ में एनवायरमेंट को डैमेज नहीं किया जाता। चाहे ज्योग्राफी की डेफिनेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो, अगर ये तीन चीजें मेंशन की हैं तुमने, तो तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट। नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आर टेकन केयर ऑफ, नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, एंड एनवायरमेंट इज ऑल्सो नॉट डैमेज। वो यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल। उसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ मैम, हम क्यों करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैम? व्हाई कांट वी बी सेल्फिश मैम? हम सिर्फ अपना अपना क्यों नहीं सोच सकते मैम? जितने रिसोर्सेज हम उन्हें खा के खत्म क्यों नहीं कर सकते मैम? व्हाई डू वी नीड टू सेव मैम? व्हाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट द प्लैनेट? बिकॉज these three reasons. First thing is development must take place while conserving the environment. Oh sorry, because these reason लिखे नहीं है, लिखवा देती हूँ। पहला रीजन है resources are limited. हाँ जी, वाई कांट वी डू सेल्फिश डेवलपमेंट? वाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पहला पॉइंट, क्योंकि रिसोर्स डेवलपमेंट बोल रही है कि यार मैं तुम्हारी जरूरतों को भी ख्याल रखूंगी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखूंगी। तो कितनी अच्छी बात है, आज की जनरेशन भी सुखी रहेगी, आगे आने वाली जनरेशन भी सुखी रहेगी, राइट? दूसरा पॉइंट, इट विल सेव अस फ्रॉम इकोलॉजिकल इंबैलेंस। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, जब हम सेल्फिश डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है? एनवायरमेंट डिसबैलेंस हो जाता है। उसका नतीजा क्या निकालता है? सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, ग्लोबल वार्मिंग आती है, ओजोन लेयर में होल हो जाता है अंटार्कटिका के ऊपर, राइट? ऑल ऑफ दिस से हम बच सकते हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तीसरा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं जो बार बार बनते रहते हैं, जैसे कि वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से दोबारा बन के तैयार हो जाता है ना? जैसे कि आपका मिट्टी दोबारा बन जाती है, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी आज भी आया है, सूरज कल भी आएगा। बट देयर आर नॉन
रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑल्सो, जैसे कि कोल जितना है उतना ही रहेगा, अगर वो खत्म हो गया तो फिर बाद में नहीं मिलेगा। जैसे कि क्रूड ऑयल दुनिया में है उतना ही रहेगा, उसको बनने में इतने साल लग जाते हैं कि तब तक ह्यूमन बींग्स अर्थ पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमें नहीं मालूम, राइट। सो इन फैक्ट तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ही, तो अगर हम उन्हें सारा आज ही खत्म कर देंगे तो फिर कल के लिए कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, लेकिन हम इतनी तेजी से यूटिलाइज कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से दोबारा से फिल हो जाता है ग्राउंड में, लेकिन हम उसे इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं कि वो बेचारा जब तक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से अपने आप को पर्याप्त तरीके से भरता है हम उसे और यूटिलाइज कर लेते हैं। तभी आप देख रहे हो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटीज में क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल खत्म हो रहा है, लोगों को पानी खरीद खरीद के बर्तन धोने पड़ रहे हैं। वाई? Because our exploitation rate is higher than the replenishment rate. Why is it happening? बच्चा लिख देती हूं, exploitation rate यानी कि इस्तेमाल करने का दर हमारे रिसोर्सेज के, स्पेशली रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, रिप्लेनिश यानी कि दोबारा बनने के रिप्लेनिशमेंट रेट से बहुत हाई है, तभी तो हम यूटिलाइज जल्दी कर ले रहे हैं, वो बेचारा रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, राइट। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड टू थिंक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में। ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो 61% ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है इंडिया का डिक्लाइन हो चुका है। अगेन व्हाई? बिकॉज हम बहुत तेजी से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी, और ऐसा ही रहा तो अगले 5-6 सालों के अंदर जो मेजर सिटीज हैं इंडिया की सारी, दिल्ली बॉम्बे में तो अभी खत्म हो गया है, जो मेजर सिटीज हैं वहां पे भी ग्राउंड वाटर टेबल खत्म हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है एनर्जी रिसोर्सेज का। एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें जला के तुम एनर्जी निकाल सकते हो, उसमें एक रिसोर्स आता है बच्चा क्रूड ऑयल। क्या आता है बच्चा? क्रूड ऑयल, राइट। तो दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू निकालती है, वो भी अपनी हर साल एक मीटिंग करके एक अपनी रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट की माने तो अगले 50 सालों में, वो भी 2018 की रिपोर्ट है, अभी तो 2024 चल रहा है, 2018 में ही उन्होंने बोल दिया था कि अगले 50 सालों में दुनिया के सारे क्रूड ऑयल यानी कि रॉ तेल का जो खजाना है पूरी दुनिया से वो खत्म हो जाएगा। हम इतनी तेजी से यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर पूरी दुनिया कहाँ से एनर्जी निकालेगी हमें नहीं पता, लेकिन क्या हमने इससे कोई सीख ली है? क्या हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट शिफ्ट की है? नहीं जी, अभी भी सोलर एनर्जी देख लो, विंड एनर्जी देख लो, हम उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम कोयला जला जला के एनर्जी निकाल रहे हैं, तेल जला जला के एनर्जी निकाल रहे हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया तो क्या होगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का सबसे खतरनाक पैराग्राफ है, क्योंकि यहां से आता है सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। हमें लगता है चैप्टर खत्म हो गया अब तो कुछ बचा नहीं है, और सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पिछले 10 सालों में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन इज इलैबोरेट। सीधे यहाँ पे इलैबोरेट, एनालाइज, एक्सप्लेन कुछ भी लिख देंगे और ये सेंटेंस दे देंगे कि बताओ भैया इसका क्या मतलब है। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। कंसिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स। क्या मतलब होता है? रिजल्ट। यानी कि अगर तुम एनवायरमेंट को डिग्रेड करते रहोगे तो उसका नतीजा जो निकलेगा वो नतीजा ये नहीं देखेगा कि कौन सा देश कहां खत्म हो रहा है, कौन सा स्टेट कहां खत्म हो रहा है, वो नतीजा पूरे दुनिया को झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट से हमने छेड़छाड़ किया, आया सुनामी जापान में भी आया था, इंडिया के तमिलनाडु में भी आया था, अंडमान निकोबार में भी आया था। क्या उसने देखा कि जापान में सुनामी कर देते इंडिया में नहीं भेजते? उसने हर जगह भेजा, जहां जहां वो पानी जा सकता था वो पानी गया। सिमिलरली ओजोन लेयर डिप्लीशन हुई, ऊपर अंटार्कटिका के ऊपर छेद बना, उससे ग्लोबल वार्मिंग हुई। क्या ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ अंटार्कटिका में हुई है? नहीं भैया, यूरोप में भी हुई है, एशिया में भी हुई है, अमेरिका में भी हुई है, राइट। सो जब हम एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे डिग्रेड करते हैं, तो उसके नतीजे कभी ये नहीं देखते कि कौन से देश पे बरस रहे हैं, कौन से देश पे नहीं बरस रहे, क्योंकि उनको नहीं पता तुमने कहाँ इंडिया बनाया, तुमने कहाँ पाकिस्तान बनाया, तुमने कहाँ यूएसए बनाया। एनवायरमेंट को नहीं पता ये सब तो इंसानों का किया धरा है, राइट। सो दे डोंट नो वेयर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर। इसीलिए हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तुम्हें एग्जाम्पल्स लिखने हैं बच्चा। तुम चाहो तो सुनामी का एग्जाम्पल लिख सकते हो, तुम चाहो तो ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल लिख सकते हो, तुम चाहो तो ब्राजील की डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो,
तुम चाहो तो एसिड रेन का एग्जांपल ले सकते हो। एसिड रेन अगर इंडिया में हो रही है तो हमारे पड़ोसी देशों में नहीं हो रही क्या? पड़ोसी देशों में भी हो रही है, राइट। तुम 4-5 एग्जांपल लेके, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन 5 नंबर का आया कि 3 नंबर का है, तुम एग्जांपल लेके अपना आंसर बना सकते हो। सो दिस वाज इट दैट आई वांटेड टू टीच। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है मैं एक बार करा देती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड एज, जनरली हम कंट्रीज के डेवलपमेंट को किस बेसिस पे जज करते हैं? पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जज करते हैं। तो नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस देन ह्यूमन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इंडिया से ऊपर कौन था? सिर्फ था हमारा लंका, श्रीलंका, तो सेकंड हो गया। Assume there are 4 families in a country. Average per capita income of these families is 5,000. Average per capita income दे रखिए 5,000। कितनी कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज हैं। यहाँ पे आ गया 4। एक की इनकम नहीं दे रखी, एक को ले लिया x, एक की है 4,000, एक की है 7,000, एक की है 3,000। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? एवरेज इनकम। लिमिटेशन मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी। इन व्हाट एस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी बेटर? यूएनडीपी वाला क्राइटेरिया बेटर है क्योंकि वो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, 3 चीजों को कंसिडर करता है, कंट्रीज की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसे पे। ठीक है जी। व्हाई डू वी यूज एवरेजेस? एवरेज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर नेशनल इनकम देखेंगे तो नेशनल इनकम हमें ये नहीं बताएगी कि पर पर्सन कितना पैसा पड़ रहा है, क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन की निकलती है। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी जो है वर्किंग पॉपुलेशन पे, वो हमें एवरेज इनकम से पता चलती है ना। आर देयर एनी लिमिटेशंस टू द यूज? एवरेज की लिमिटेशन यहाँ पे जो लिखोगे वही लिमिटेशंस है, मैं तुम्हें लिख लिख के बोर्ड पे पढ़ा चुकी हूँ। केरला की जो पर कैपिटा इनकम है हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा। ऐसा क्यों? क्योंकि केरला की इनकम कम जरूर होगी लेकिन उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, मतलब कि उसकी हेल्थ अच्छी है, उसका जो है अटेंडेंस रेशियो अच्छा है, मतलब कि उसकी एजुकेशन अच्छी है। वो सब लिखना है तुम्हें। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? कोल। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल। आज से 50 साल बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा? आज से 50 साल बाद ये सब खत्म हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऑल द अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिन्हें आप प्यार से बोलते हो रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए, व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट? ये 4 पॉइंट्स लिखवाए थे यहां भर भर के, वही 4 पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, वही आएगा। हो थक गई भाई, तुम्हारी टीचर, नींद भी आ रही है। अब यहाँ क्या है? द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन 1%। गांधी जी कुछ इस तरीके की बात बोल के गए थे, तो इसमें तुम्हें लिखना है कि हाँ ये सही बात है क्योंकि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, हमारे मोस्टली रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, तो खुद ही लगा लेते हैं मैथ, वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी इतना बताया, ब्राजील की डिफॉरेस्टेशन, सुनना ये ओजोन लेयर डिप्लीशन और और वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्रूड ऑयल की ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सारा क्या है? environmental degradation है। For each of the items given in table 1.6, find out which country is at the top and which is at the bottom. 1.6 कौन सा है? पता नहीं 1.6 टेबल कौन सा है, देख लेना। फिर ये टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट whose BMI is normal in India. It is based on a survey of various states. Look at the table and answer the following question. Compare the nutritional level of people in Kerala and Madhya Pradesh. Shows the proportion of adults whose BMI is below normal. अच्छा, बिलो नॉर्मल, ये बता रहा है कि कितने परसेंट लोगों का बीएमआई जो है बिलो नॉर्मल है। तो केरला में 8.5% मेल का बिलो नॉर्मल बीएमआई है और मध्य प्रदेश में जो है 28% लोगों का बीएमआई ज्यादा कम है। तो कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। सिंपल डेटा बता रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है औरतों और आदमियों दोनों में ही हमें जो है बहुत ज्यादा कुपोषण दिख रहा है, अंडर नरिशमेंट दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज है लोगों का जिनका बीएमआई जो है बीएमआई से वो कम आ रहे हैं, बिलो आ रहे हैं, मतलब कि अंडर नरिशमेंट मध्य प्रदेश में केरला से ज्यादा है। Then can you guess why around 1/5 of the people in the country are undernourished even though it is argued there is enough food in the country? क्यों है भैया हमारे देश के लोग अंडरनरिश्ड जब हमारे देश में होती ही खेती है? इसका रीजन है पावर्टी, इसका रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। जब पैसा ही नहीं होगा तो खाना कैसे खाओगे? इसका रीजन है
पुअर पीडीएस सिस्टम बना तो दिया हमने, पॉलिसी तो अच्छी है हमारी पीडीएस सिस्टम की, लेकिन करप्शन बहुत है, गरीबों को खाना मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये 3 इसके मेन कारण है। सो थैंक यू सो मच, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बच्चा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी हिस्सा बन जाओ, जहां पे आते हैं ट्रिविया ट्यूसडे। ट्रिविया ट्यूसडे का मतलब हर ट्यूसडे शाम को मैं लेती हूँ वहां पे चैप्टर वाइज क्विज, और बहुत मजा आता है। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेना, लिंक पे क्लिक करके। बाय चांस अगर तुम ढूंढना चाहते हो मुझे टेलीग्राम पे, तो सोशली शुभम नाम है मेरा, सोशली शुभम, इस अकाउंट को ढूंढो टेलीग्राम पे और तुम्हें मिल जाएगा। सोशली शुभम के बीच में यहाँ स्पेस है और तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी मैं सोशली शुभम नाम से हूँ, तो तुम दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हो। ट्रिविया ट्यूसडे में मिलते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।